नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते हो सकता है। खबर यह भी है कि इसमें 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में विस्तार के बाद सरकार में 75 से 80 मंत्री हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार से पहले अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की है। पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से भी इस मसले पर विचार विमर्श किया और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों पर विस्तार से चर्चा की। 2019 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने एक बार भी मंत्रिमंडल का न तो विस्तार किया और न ही कोई फेरबदल ही, जबकि इस दौरान रामविलास पासवान सहित कई मंत्रियों का निधन हो गया। यही नहीं, शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए से बाहर हो गईं। इससे मंत्रिमंडल में कई जगह खाली हो गईं। इस वक्त मोदी सरकार में 53 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं, यानी अभी भी मंत्रिमंडल में 28 नए सदस्यों को रखने की गुंजाइश। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए इन राज्यों से कुछ नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री युवा चेहरों को तो मौका देंगे ही, साथ ही आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर जातीय समीकरण का भी ख्याल रख सकते हैं। बताया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सियासी गलियारों में एक कहावत मशहूर है कि देश की सत्ता की राह लखनऊ से निकलती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से नए चेहरों को शामिल करने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस बारे में चर्चा की। तो क्या है इस कवायद का मतलब? पहली बात तो ये है कि वो ये कवायद क्या है, कितने चेहरे बदले जा सकते हैं। ये जो क्या मोदी जी इसको मिडिल टर्म करेक्शन के तौर पर देख रहे हैं अपनी सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए। सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा पिछले दिनों लगातार हुई है, ये भी खबरें आती रही हैं। बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं लगातार। और फिर नजर आने वाले चुनावों पर भी राजनीति में कोई भी बात, चीज और कदम और नीतियां चुनावों से परे नहीं होते, क्योंकि आखिरकार चुनाव से ही सत्ता मिलती है या जाती है। तो नजर इस पर भी होगी क्या? ये तमाम सवाल है। अमिताभ सिन्हा, पॉलिटिकल एडिटर, नेटवर्क 18 न्यूज 18 मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, तो ये मिड टर्म करेक्शन कहा जाए मोदी जी का, या नजर आने वाले चुनावों पर है? देखिए, मिड टर्म करेक्शन बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको पिछला टेन्योर याद हो प्रधानमंत्री मोदी का, 2014 में शपथ ली थी, 2015 में एक कैबिनेट का विस्तार हुआ था, फेरबदल 2016 में हुआ था, 2017 में हुआ था। नए चेहरों को मौका मिला था। एक दो चेहरे बाहर हुए थे जो कोर कॉम्पिटेंस जिसे कहते हैं परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन कुल मिलाकर नए चेहरों को मौका देना, कुछ नए चेहरों को शामिल करना जो संगठन और सरकार दोनों के लिए उपयुक्त हो, फायदेमंद हो, वो उन्होंने किया था। इस बार कोरोना महामारी के चलते ये चीजें थम गई थी, रुक गई थी। पूरी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी खुद पूरी तरह से इस कोरोना महामारी से जूझने में लगे थे। अब 2 साल के बाद मौका मिला है। मुझे लगता है पहले प्राथमिकता ये है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां के जो जातीय समीकरण हो, चाहे कोई और नेताओं को एडजस्ट करने की बात है मंत्रिमंडल में, इन सबको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो सबसे अहम है, 2024 के लिए भी एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि 2024 एक ऐसा 3 साल बचे हैं सिर्फ अगले आम चुनावों में। अगर इन 3 सालों के बारे में एक युवा संघर्ष करने वाले चेहरे को, जो संगठन से भी जुड़े हैं, उन सबको तरजीह मिलेगी, तो 2024 के बाद के लिए एक युवा फ्रेश टीम प्रधानमंत्री मोदी के पास तैयार रहेगी और उस बल पे चुनाव में जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि कई चेहरे हैं, एक तीर से कई शिकार जिसे कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखते हैं। कहां से क्या आएगा कोई नहीं जानता, और प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं ये प्रेडिक्ट करना कम से कम दिल्ली के राजनीतिक पंडितों के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो कवायद की है पूरी तरह से उस दिशा में है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है और जल्दी होने वाला है, लेकिन तारीख नहीं कह सकते। अरुण, एब्सोल्युटली। तो यूपी उत्तराखंड के लोग क्या उम्मीद करें? यहां से ज्यादा चेहरे नजर आएंगे या मंत्रिमंडल में? चुनाव तो यहां होने हैं। बिल्कुल, तो इन 2 जगहों को तरजीह मिलेगी। अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पद बदला है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से जो भी जातीय और जो इलाके का जो समीकरण है, उसके हिसाब से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में काफी लोगों की किस्मत जागना भी कह सकते हैं, युवा चेहरों की, फ्रेश चेहरों की। यूपी से काफी लोगों की किस्मत जग सकती है इस बार।
बेशक अमिताभ जी, एक और भी खबरें तैर रही हैं, क्या सच्चाई है इसमें कि क्या शिवसेना भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकती है? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता। अभी जेडीयू को शामिल करने की बात है, जेडीयू शामिल होगी इसमें। उसके साथ साथ बीच में जो हमारे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को के साथ मुलाकातें बढ़ी थी, उनको एनडीए में शामिल करने की कोशिशें तेज हो गई थी, लेकिन वो फिलहाल लगता है सफल नहीं हो पाई। लेकिन जेडीयू आएगी। उत्तर प्रदेश से भी 3-4 पार्टियां, जिन पार्टियों के साथ पहले भी गठबंधन था, जो चुनाव में बीजेपी के साथ जाने वाली हैं, उन पार्टी के सांसदों को जगह मिल सकती है। बिल्कुल अमिताभ जी, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कहीं न कहीं जो बहुत सारे पद खाली हैं, 81 मंत्रिमंडल में सीटें हैं, जगह है, 53 के आसपास ही अभी इस वक्त मंत्री हैं, तो उनको भरा भी जाएगा, कामकाज को रफ्तार दी जाएगी और कहीं न कहीं नजर चुनावी राज्यों पर, तो यूपी उत्तराखंड की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। और आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं। मुख्यमंत्री ने यहां दीनदयाल अस्पताल पहुंचकर महिला विंग का निरीक्षण किया। सीएम ने तीसरी लहर को लेकर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया है। इससे पहले सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सर्किट हाउस में मीटिंग की और फिर हमेशा की तरह वो जमीनी हकीकत देखने प्रोजेक्ट का खुद ज़मीन पर पहुंचे। इस वक्त वाराणसी में वो आशापुर फ्लाईओवर पर हैं, जो अभी निर्माण हुआ है, जिसका और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसका तोहफा काशीवासियों को दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से पहले सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट में जिस तरीके से प्रोजेक्ट की डीपीआर थी वैसा ही बना है कि नहीं, पुल, ये तमाम सारी बातों को जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही वो दीनदयाल हॉस्पिटल भी पहुँचे और विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य उन प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया जिनका शुभारंभ या लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो कुछ इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट हैं उनका जमीनी निरीक्षण करते हैं। इस बार भी उनका यही अंदाज देखने को मिला। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इससे पहले सीएम गोरखपुर में थे, वहां सीएम ने सहजनवा, खजनी, बांसगांव और चिल्लापुर में विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन इलाकों को करीब 100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज गोरखपुर मंडल की जनता को बड़ा गिफ्ट दिया। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज को सीएम योगी ने आज बड़ी सौगात दी। 478 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला। इन जिलों में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए सीएम योगी का वर्षों पुराना संघर्ष अब पूरा हो रहा है। सांसद रहते हुए सीएम योगी ने राप्ती नदी पर तरकुलानी रेगुलेटर प्रोजेक्ट के लिए काफी संघर्ष किया। अब मुख्यमंत्री बनने पर उसे पूरा कर जनता को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में सीएम योगी ने तरकुलानी रेगुलेटर को जनता को समर्पित किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद करीब 32,000 की आबादी बाढ़ से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही 2,838 हेक्टेयर कृषि जमीन की सिंचाई भी होगी। बाढ़ से न्यूनतम क्षति हो और भी न्यूनतम हो, बाढ़ से संबंधित सभी कार्य जून के अंदर हो जाए, जिससे हर व्यक्ति अपने को सुरक्षा का बोध से हो सके। ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ाई जा रही है और मेरी आप सबसे अपील होगी। और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कहीं नाराजगी तो कहीं बदसलूकी की खबर आ रही है। अब वाराणसी में कांग्रेस के 12 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों ने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी को पत्र भेजकर अपना विरोध भी जताया है। उधर सुल्तानपुर में एआईएमआईएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी को वोट देने का आरोप है। युवा मुख्यमंत्री और युवाओं को रोजगार के फॉर्मूले पर चलते हुए उत्तराखंड बीजेपी मिशन 2022 को साधने में जुट गई है। सीएम पुष्कर धामी द्वारा विभागों में खाली पड़े 22,000 पदों को भरने की घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पुष्कर धामी उत्तराखंड में अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। धामी बीजेपी यूथ विंग के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवाओं से उनका नजदीकी नाता मौजूदा परिस्थिति में संगठन और सरकार के लिए संजीवनी हो सकता है। शपथ लेने के बाद ही हुई कैबिनेट में सरकारी नौकरी के पदों को भरने के फैसले से ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है।
रूप से जब युवाओं को नेतृत्व मिल जाता है तो पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण उसका बनता है और मैं कह सकता हूं कि युवा वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा जो है काम करेगा। बीजेपी संगठन में अब युवाओं की धमक देखने को मिले तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। धामी के मुख्यमंत्री बनने से पार्टी यूथ विंग से लेकर बेरोजगार युवाओं में उत्साह बना हुआ है। और आप देखिए, शपथ ग्रहण के मात्र 3 घंटे के अंदर ही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बैटिंग शुरू कर दी है, एक्शन मोड पे हैं और उन्होंने कहा भी है कि युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। पूरे प्रदेश में एक जोश है, उमंग है युवाओं में और इसकी वानगी आपने कल 2-3 दिन में देखी ली। उत्तराखंड में 78 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिसमें से 57% के आसपास युवा वोटर्स हैं। ऐसे में युवाओं पर सियासी दलों का फोकस करना ज्यादा फायदेमंद सौदा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी दुनिया के लिए चुनौती है। कोई भी देश महामारी से अकेले नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए टीकाकरण मानवता के लिए सबसे अच्छी उम्मीद है और इसलिए कोविड टीकाकरण के लिए हमारा तकनीकी प्लेटफॉर्म, जिसे हम कोविन कहते हैं, को ओपन सोर्स यानी कि कोई भी देश दुनिया का इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लायक हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। To all of you, this is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. और लखनऊ से बड़ी खबर है। अवैध धर्मांतरण मामले का आरोपी सलाउद्दीन 7 दिन की एटीएस की कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। सलाउद्दीन को गुजरात के बड़ोदरा से गिरफ्तार किया गया था। सलाउद्दीन पर आरोपी उमर गौतम को हवाला के जरिए रकम भेजने का आरोप है और उसे अब एटीएस के हवाले किया गया है। रिमांड पर 7 दिनों के लिए पूछताछ करेगी एटीएस। खंगालेगी तमाम राज धर्मांतरण गैंग से जुड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने धर्म परिवर्तन के मामले पर कहा कि धर्मांतरण कराने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग भय की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो किसी सूरत में सफल नहीं हो पाएंगे। धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति, पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों न। नगर से भीषण हादसा हुआ है। यहां पर कार और ट्रक में टक्कर हो गए, 3 लोगों की मौत मौके पर। शरद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थनगर से। कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा शरद? जी, बस्ती की तरफ से बांसी की तरफ आ रही थी एक बोलेरो, जो एक सामने ट्रक में सीधी टक्कर हो गई और जिसमें मौके पर सीधे 4 लोगों की मौत हो गई। ऑन द स्पॉट 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। सुनने में आया है कि उसकी भी मौत हो गई है। बाकी लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। पुलिस है मौके पर मौजूद है, बाकी मेडिकल स्टाफ की भी टीम मौके पर आ गई है। घायलों को सीधे रेफर कर दिया गया है। जिसमें से जो लोगों की मौत हुई है उसमें से मिठुर ब्लॉक में तैनात एक तेज बहादुर ग्राम पंचायत सचिव भी रहे हैं और बाकी लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो सिद्धार्थनगर में आमने सामने की टक्कर, कार और ट्रक में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। बड़ा हादसा। कोरोना केसेस कम होते ही आम जनजीवन धीरे धीरे अब पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। लखनऊ में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम खुले। मेरठ में आज से मल्टीप्लेक्स भी खोल दिए गए हैं। सिनेमा हॉल खुलने की खबर सुनते ही लोग मूवी देखने यहां पहुंचे भी। वाराणसी में आज से जिम, रेस्टोरेंट के साथ साथ पार्क भी खोले गए। घरों में कैद रहने के बाद आज लोगों ने पार्क में खूब आनंद उठाया। आज मथुरा में भी लगभग 2 महीने बाद जिम और सिनेमा हॉल खुले। कोरोना केस
कम होते ही आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। लखनऊ में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम खोल दिए गए हैं। वहीं मेरठ में आज से मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। सिनेमा हॉल खुलने की खबर सुनते ही लोग मूवी देखने मल्टीप्लेक्स पहुंचे। वहीं वाराणसी में आज से जिम, रेस्टोरेंट के साथ पार्क भी खोल दिए गए हैं। घरों में कैद रहने के बाद आज लोगों ने पार्क में खूब आनंद उठाया। उधर मथुरा में आज लगभग 2 महीने बाद जिम और सिनेमा हॉल खुले हैं। पहले ही दिन लोग जिम करने जिम में पहुंचे। लोग काफी दिन बाद जिम खुलने से काफी खुश नजर आए। उधर कानपुर में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोले जाने की अनुमति दी गई, जिसके तहत सभी को 50% क्षमता के आधार पर और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ सप्ताह में 5 दिन के लिए खोल दिया गया है। मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल्स, जिम और स्टेडियम आज से खुल गए हैं। लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उत्साह किस कदर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि एक ऐसे शख्स हैं, उनकी हाइट मात्र 4.5 फीट है, लेकिन फिल्में देखने के लिए बेताब रहते हैं। और आज जैसे ही उनको पता चला कि सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपकी हाइट तो बहुत कम है बाबूजी, 4.5 फीट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप फोटो भी खिंचा रहे हैं। पिक्चरों के कितना शौकीन हैं? हाँ, पिक्चर शौकीन थे पहले, अब कम कर दी। अब जैसे बंद चल रहा था तो खुशी मिल रही है कि अब खुल गया फिर से? पिक्चर जो लग गई है, अब फिर से सिल्वर स्क्रीन चमकेगी, फिर से हीरो विलेन सब दिखेंगे, खुशी मिल रही है इस बात से? हाँ, खुशी मिल रही है। 7 राज्य, 190 एफआईआर और 40 ठिकानों पर छापेमारी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच सीबीआई ने अब तेज कर दी है। सीबीआई उन लोगों की तलाश में है जिनका सीधा सीधा या फिर परोक्ष रूप से इस पूरे मामले से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली में सीबीआई ने छापा मारा। इतने वक्त और खर्च के बाद भी नदी की हालत तो नहीं सुधरी, लेकिन परियोजनाओं में शामिल कई लोगों पर आरोपों के पहाड़ लद गए। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े घोटाले में सीबीआई एक्शन में है। एंटी करप्शन ब्रांच की टीम घोटाले की जद में आए आरोपियों के लखनऊ से लेकर आगरा और इटावा तक कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, तो घोटाले के अंतर्राज्यीय कनेक्शन का पर्दाफाश करने में जुटी है। दावा किया गया कि राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे करीब 7 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापे भी मारे गए। तो वहीं यूपी में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा और आगरा में भी छापेमारी की गई। हाँ, सुबह 8:20 पे आई है, लगभग 9:30 पौने 10 बजे गए हैं यहाँ से टीम सीबीआई की। ये पूरा मकान वगैरह किसके नाम पे है, सब मेंटेनेंस ऑफिस से भी सब रिकॉर्ड निकलवाया इनका। सीबीआई जितना मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, उतने ही लोग इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच 189 लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है, जिसमें सिंचाई विभाग के 16 अफसर, इंजीनियर और 173 ठेकेदार शामिल है। यही नहीं, इन लोगों में 2 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल होने का भी दावा किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि घोटाले की जांच में दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो। समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा और वो 5 साल का उनका कार्यकाल, ये गोमती रिवर फ्रंट चिक चिक के चिल्ला रहा है। और इससे साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा था। दावा किया गया कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ मंजूर किए थे। आरोप है कि 1437 करोड़ रुपए दिए जाने के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ। आरोपों के मुताबिक रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95% बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया। यही नहीं, ईडी की जांच रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि अकेले सिंचाई विभाग ने मनमाने तरीके से 800 से अधिक टेंडर बांट दिए। कई कंपनियों और ठेकेदारों को टेंडर की तारीख निकलने के बाद टेंडर दिए गए। निर्माण से जुड़े फंड को बिना आदेश के डाइवर्ट किया गया। यही वजह रही थी कि 30 नवंबर 2017 को योगी सरकार ने सपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच की सिफारिश की। लखनऊ में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की और 19 नवंबर 2020 को रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया था। और आज रूप सिंह यादव के घर भी छापेमारी की गई। जारी है यहाँ कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।